हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है महाभूत एकेडमी के अंदर। मैं हूँ अभिषेक। हमारी राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको ओरिजिन करा दिया है। क्या करा दिया है? ओरिजिन करा दिया है। ओरिजिन के बाद मैंने आपको लोकेशन एंड एक्सटेंशन एक चैप्टर आता है, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। देखो इसके अंदर वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो एक्सटेंशन ज़्यादा कोई पूछता नहीं। लोकेशन मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, वीडियो बनी हुई है। एक्सटेंशन अभी नहीं करवाया है बिकॉज एक्सटेंशन आपको कराएंगे न्यू डिस्ट्रिक्ट के साथ। किसके साथ? न्यू डिस्ट्रिक्ट के साथ। या फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लेना, उसमें से जो पॉइंट्स हो वही पढ़ लेना, वही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टॉपिक कर रहता है हिस्टोरिकल लोकेशन ऑफ राजस्थान। यार ये पहले जरूर इस टॉपिक में से पूछे थे, आजकल कम आते हैं तो मैंने इसको ज़रा भी तवज्जो नहीं दी है, लेकिन मैं ये भी करवा दूंगा आपको। अभी के लिए एग्जाम सिर पर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। तो मैं अब आपको कराऊंगा फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसमें लगे रहो। चलो करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। कॉपी देख देख के चलते रहो, जैसे जैसे कहोगे चलते रहोगे, पेपर निकल जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चले चलो। देखो यार, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान एक किताब लिखी गई थी, ज्योग्राफी राजस्थान। क्या नाम था उसका? ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान जो थी वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। इस प्रोफेसर वीसी मिश्रा की किताब ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में राजस्थान को 7 फिजिकल डिवीजन्स में बांटा है हमने। कितने डिवीजन्स में? 7 फिजिकल डिवीजन में बांटा है। तो देयर आर 7 फिजिकल डिवीजन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। 1967 में किताब लिखी गई थी प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने राजस्थान को ये बांटा। ये राजस्थान दिख रहा है आपको, ये आउटलाइन जो मैं कर रहा हूँ इसमें, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें से ना राजस्थान का जो टॉप वाला रीजन है, हनुमानगढ़ गंगानगर वाला रीजन, ये रीजन तो कहलाता है कैनाल रीजन। क्या कहलाता है? कैनाल रीजन। अब बीच में हमारी आ जाती है अरावली। क्या आ जाती है? अरावली। अब ये जो बीच में अरावली आई है, अरावली के लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है राजस्थान की सीमा तक, वो सारा होता है हमारा एरिड रीजन। क्या रीजन? एरिड रीजन। बीच में आ जाता है हमारा सेमी एरिड रीजन। तो अरावली आ गई। अरावली के ये वाला जो रीजन है बिल्कुल वेस्टर्न राजस्थान, वो कौन सा रीजन है? हमारा एरिड रीजन, जो मैंने येलो कलर से किया है, राइट। ये हमारा होगा एरिड रीजन। अब इस एरिड रीजन के बीच में और हमारे अरावलीज के बीच में आता है सेमी एरिड रीजन। ये जो मैंने किया ये सेमी एरिड रीजन है। ठीक है, यानी कि हमारा बिल्कुल वेस्टर्न राजस्थान वाला जो हिस्सा है वो हमारा एरिड रीजन हो गया। वेस्टर्न राजस्थान और अरावली के बीच में आ गया सेमी एरिड, और टॉप पे हो गया हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वो हो गया कनाल रीजन। तो हमें पता है 3 रीजन तो हमारे अरावली के लेफ्ट में है और 4 रीजन हमारे अरावली के, 3 रीजन हमारे अरावली के राइट में है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 7 फिजिकल डिवीजन होते हैं। तो राइट वालों में चलते हैं। जो तो राइट वालों में हम देखेंगे तो सबसे पहले एक हमारा रीजन आता है नीचे वाला, चंबल बीहड़ रीजन, जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ। ये है हमारा चंबल बीहड़ रीजन। ठीक है, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब एक हमारा आता है जो बचता है हमारा ये दोनों जो रीजन है जो मैंने ब्लैक कलर से किए हैं, दोनों रीजन हमारे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रीजन है। क्या है? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रीजन। लेकिन इसमें से एक रीजन बिल्कुल ईस्टर्न पर है, तो इसका नाम ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, और दूसरा जो हमारा साउथ और ईस्टर्न पे आता है वो साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। तो कुल मिला के हमने 7 रीजन पढ़े हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 7 रीजन। टॉप में तो देखो हमारा आता है कैनाल रीजन। क्या आता है? कैनाल रीजन। फिर अरावली के एक्सट्रीम वेस्ट में आता है एरिड रीजन। फिर अरावली और एरिड के बीच में आता है सेमी एरिड रीजन। कौन सा? सेमी एरिड। सेमी एरिड के बाद बीच में आ जाती है अरावली, जो ग्रेट वाटर डिवाइड है हमारी और राजस्थान को 2 हिस्सों में काटती है। उसके बाद राइट साइड में हम देखेंगे तो नीचे आता है चंबल बीहड़ रीजन। कौन सा? चंबल बीहड़ रीजन। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल जोन्स है, उसकी बात करें तो एक तो सदर्न वाला और एक सदर्न ईस्टर्न वाला। सदर्न ईस्टर्न वाला। तो ये ऐसे करके हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7 रीजन हमारे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वीसी मिश्र, क्लासिफिकेशन एंड इंडिविजुअल बॉसेस। इनकी किताब ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, साल था 1967, यानी कि 1967 में। अपेक्षा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आओ चलते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, एक मैप बना हुआ है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये हमारी अरावली रही। ठीक है, ये थोड़ा सा चढ़ाव वाला हिस्सा हमारा प्लेट्यू, जो कि हड़ौती प्लेट्यू है। फिर हमारा प्लेन्स वाला हिस्सा और वही हमारा डेजर्ट वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको एक फिजिकल डिवीजन बताया, जिस फिजिकल डिवीजन पे हम बेसिकली आजकल पढ़ते हैं। तो आजकल हम कितने फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं? 4। एक तो रही अरावली, एक थोड़ा से उठा हुआ हिस्सा हमारा प्लेट्यू, और उसके बाद हमारा बिल्कुल ईस्टर्न प्लेन्स, फिर हमारा डेजर्ट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे अपने अभी चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या है, इसका रेफरेंस क्या है। इसलिए बताऊंगा क्योंकि आजकल क्या होता है, आपसे पूछ लेते हैं भाई अरावली जो है इसके अंदर हमारी कितनी पॉपुलेशन रहती है और अरावली का एरिया क्या है। आपसे पूछ ले जाएगा हड़ौती के अंदर पॉपुलेशन कितनी रहती है, हड़ौती का एरिया क्या है। सेम दोनों बात आपको ईस्टर्न प्लेन्स और सेम दोनों बात आपको डेजर्ट से भी पूछ ली जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना किसका क्या है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यूँ पूछ लेता है कि 50% से ज़्यादा का डेजर्ट है,
50% से कम का डेजर्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो दिमाग आप वहाँ पर लगा ही लोगे। तो चलो चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर। इंडिविजुअल फीचर पे तो हमने 7 तरीके से कर दिया और फिजिकल फीचर से 4 तरीके पर है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट, फील्ड, 4 फिजिकल डिवीजन में हमने बांटा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। डेजर्ट, अरावली, ईस्टर्न प्लेन्स और हाड़ौती, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के टोटल एरिया का 50% से ज़्यादा डेजर्ट है तो यस, बिल्कुल ज़्यादा डेजर्ट है, क्योंकि डेजर्ट का एरिया आता है हमारे पास 61.11%, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिनिमम एरिया जो हमारे राजस्थान में है वो एरिया आता है हमारा हाड़ौती का। किसका? हाड़ौती का। हाड़ौती का जो एरिया है वो आता है 6.89। अगर मैं 61 को 6.89 को बना दूंगा तो 70% बच जाएगा। अगर 100 में से 70 जाते हैं तो बचता है 30%। इस 30 में से एक तो ले गया हमारा कौन? ईस्टर्न प्लेन्स, और एक ले गया हमारा कौन? हमारा अरावली, राइट। अब आपको क्या लगता है कि ईस्टर्न प्लेन और अरावली में से क्या बड़ा होगा? ईस्टर्न प्लेन्स और अरावली में से क्या बड़ा होगा? ऑब्वियसली ईस्टर्न प्लेन्स बड़े होंगे, तो 23% हमारे कौन आए थे? ईस्टर्न प्लेन्स, और 9% आई थी हमारी अरावली, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो चलते हैं, आओ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो बसती है वो हमारी डेजर्ट में बसती है, जहां पर मैक्सिमम एरिया वहीं पर ही मैक्सिमम पॉपुलेशन, ध्यान रखना 40%, ठीक है। और बची सेकंड नंबर पे हमारी पॉपुलेशन बसती है वो 39% हमारी ईस्टर्न प्लेन्स में, और बची हुई बाकी की जो पॉपुलेशन है वो हमारी अरावली में और हाड़ौती में बसती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन डिसाइड इन, तो डेजर्ट आएगा। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान डिसाइड इन, तो अरावली आएगा। मैक्सिमम एरिया ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट आएगा। मिनिमम एरिया ऑफ राजस्थान आएगा तो हाड़ौती आएगा। ये फिगर आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये डेजर्ट वाला डिस्ट्रिक्ट वाला आपको अभी नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट हमारे चेंज हुए हैं। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट 33 नहीं है, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट 50 हो चुके हैं, तो नए देखने पड़ेंगे कि अरावली के अंदर बाहर कौन से आते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। सोइल की बात करते हैं, जाहिर सी बात है डेजर्ट में कौन सी सोइल होगी यार? सैंडी सोइल होगी। अरावली माउंटेन है तो कौन सी सोइल होगी? माउंटेन सोइल। ईस्टर्न प्लेन सबसे उपजाऊ क्षेत्र है तो वहां पर एलुवियल सोइल है। और हमारी कोई भी प्लेटो पकड़ लो, वहां पर जब तक आपको कॉटन, ब्लैक, रेगर सोइल ही मिलती है। तो हाड़ौती प्लेटो में भी कौन सी है? कॉटन, ब्लैक और रेगर सोइल हमारी है। तो हमने क्या डिस्कस किया? अगर हम ये रहा हमारा, ये हमारा अरावली, ये हमारा प्लेट्यू, ये हमारे प्लेन्स और ये हमारा डेजर्ट, राइट। अगर मैं अरावली में देखूं तो अगर मैं अरावली में देखूं, हाड़ौती में देखूं, डेजर्ट में देखूं और ईस्टर्न प्लेन्स में देखूं, तो मैं नाम लिख देता हूं डेजर्ट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैं ईस्टर्न प्लेन लिख देता हूं। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो 61.11% हमारा जो एरिया है वो हमारा डेजर्ट का है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन भी हमारी कहाँ डिसाइड करती है? डेजर्ट में। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो 6.89% हमारा मिनिमम जो एरिया है वो हमारा हाड़ौती का है, और मिनिमम पॉपुलेशन जो हमारी डिसाइड करती है अरावली में। तो ये आप समझ के होंगे, राइट। और वही मैंने इधर लिखा है कि मैक्सिमम एरिया जो डेजर्ट का 61.1% और मिनिमम एरिया जो हमारे राजस्थान का है वो है हमारा हाड़ौती 6.89%। अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन डिसाइड की बात करूँ तो 40% और मिनिमम पॉपुलेशन की बात करूँ तो अरावली में 10%। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है आपको आनी वैसे तो नहीं चाहिए, राइट। चलिए, अब हमारे डेजर्ट में कौन सी सोइल मिलेगी? सैंडी, और अरावली में माउंटेन, ईस्टर्न प्लेन्स में एलुवियल, और ब्लैक रेगर सोइल अगर प्लेट्यू वाला हिस्सा तो वहाँ पर हमको मिलती है। एरिड सेमी एरिड कंडीशन मिलती है हमें कहाँ पर? डेजर्ट में। सब ह्यूमिड हमारे इधर अपने क्या कहते हैं इसमें अरावली में। ह्यूमिड हम मिलता है कहाँ पर? ईस्टर्न प्लेन्स में। और वेरी ह्यूमिड मिलता है कहाँ पर? हमारा ये प्लेट्यू के अंदर। ऐसा क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ। ये राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं, बना लिया, ये राजस्थान का नक्शा है। अब जैसे जैसे आप देखोगे कि आप जैसे जैसे इस पॉइंट से नीचे आओगे इस साइड, तो आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती जाएगी, तो आपकी जो रेनफॉल है वो भी बढ़ती जाएगी, राइट। मैंने आपको बोला ये एरिया आपको मिलेगा एरिड या फिर सेमी एरिड वाला, ठीक है। अगर आपको इधर आओगे तो आपको इधर मिलेगा सब ह्यूमिड वाला, है ना, अरावली वाला हिस्सा। थोड़ा सा ईस्टर्न प्लेन वाले हिस्से में आ जाओगे तो इधर आपको मिलेगा ह्यूमिड वाला हिस्सा। अगर आप बिल्कुल हाड़ौती में आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? वेरी ह्यूमिड वाला हिस्सा, यानी हाड़ौती क्षेत्र में बारिश खूब होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो इस चीज़ में समझने वाली बात बस इतनी ही थी। चलो अब हम बात करते हैं, हमारा डेजर्ट का नाम क्या है? नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट, NW डेजर्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट, ये हमारे डेजर्ट का नाम है। नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट राजस्थान का थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने वाली पड़ेगी। दूसरा जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि भैया हमारा जो डेजर्ट का फॉर्मेशन पीरियड है वो क्या है? हमारे कुछ फॉर्मेशन पीरियड्स होते हैं, हर चीज़ किसी ना किसी पीरियड। जैसे अरावली बहुत ही पुराना है, अरावली हमेशा से कोई 900 मीटर या 1000 मीटर का नहीं था, ठीक है, ऊंचा ही था, लेकिन खर खर के 900,000 मीटर पर आ गया, इसलिए बहुत पुराना है। यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है हिमालयस की तरह जो इतने ऊंचाई पर बैठे हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेशन टाइम टर्शरी पीरियड और साथ में प्लेस्टोसीन पीरियड है, आपको ध्यान में रखना है बात। ये चीज़ ध्यान में रखने को ज़्यादा आवश्यक बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा राजस्थान का टोटल एरिया हमने बोला था 61.11% एरिया हमारा डेजर्ट का है, राइट।
तो ये बनता है 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे राजस्थान डेजर्ट का पूरा एरिया बनता है, जो कि परसेंटेज में कितना है 61.11%। चलते हैं आगे। अब देखो स्लोप कैसा है। स्लोप हमारे डेजर्ट का, जैसे ये हमारा डेजर्ट है अगर, ठीक है, तो ये डेजर्ट की स्लोप इस साइड है, क्या है, इस साइड या इस साइड है, या सामने वाली साइड है, पीछे वाली साइड, तो किस साइड डेजर्ट की स्लोप है वो इसमें पूछा गया। तो हमारी जो स्लोप है ना वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। क्या है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, ये हमारा साउथ वेस्ट पड़ता है। तो हमारे डेजर्ट की स्लोप यूं है सारे डेजर्ट्स की। ये बात आप ध्यान रखना, ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट हमारी क्या डेजर्ट की स्लोप है, ठीक है। अब हम जब स्टडी डेजर्ट की करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं। हम ये जानते हैं कि अरावली के सीधर वाला सारा जो वेस्टर्न हिस्सा है वो हमारा कैसा है, एरिड और सेमी एरिड, राइट, है ना। तो एरिड में भी कुछ डेजर्ट आता है और सेमी एरिड में भी कुछ डेजर्ट आता है। सवाल ये आता है कि ज्यादा किस में आता है, सवाल ये आता है ज्यादा किस में, तो ज्यादा हमारा एरिड डेजर्ट है। क्या है, एरिड डेजर्ट, जो कि 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और सेमी एरिड जो कि हमारा 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इन दोनों को मिला देंगे तो 1,75,000, टोटल हमारा 61.11% एरिया बन जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वही बात इधर लिखी हुई है, दो पार्ट में, एरिड और सेमी एरिड, राइट। पेन चेंज करेगा, बड़ा गंदा सा पेन है, एरिड और सेमी एरिड, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर लिखा है ये हमारा एरिड का एरिया, 75,000 लिखा है ये हमारा सेमी एरिड का एरिया है। ये जो आप देखोगे 0 से 25 और 25 से 50 लिखा है, ये रेनफॉल है। क्या है, रेनफॉल। कि आप किसी एरिया को कैसे बताओगे एरिड है और आप किसी एरिया को कैसे बताओगे सेमी एरिड है, आप बताओगे रेनफॉल के माध्यम से। 0 से 25 सेंटीमीटर की कहीं पर बारिश हो रही है वो एरिड क्षेत्र है, 25 से 50 सेंटीमीटर की कहीं बारिश हो रही है तो वो सेमी एरिड क्षेत्र है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए दोनों के बारे में जान लेते हैं, पहले एरिड के बारे में, पहले सेमी एरिड के बारे में। एक बात और बता दूं कि एरिड रीजन को राठी रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राठी रीजन। ये बीच बीच में वर्ड्स आपको बताता जाऊंगा। अगर जब आपको हिस्टोरिकल लोकेशंस ऑफ राजस्थान पढ़ाऊंगा तो उसमें यही आएगा, राठी, राठ, कांकड़ी वगैरह। तो अभी के लिए जो वर्ड याद कर सकते हो वो कर लो। तो पहले एरिड के बारे में पढ़ते हैं। बताओ राजस्थान के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राजस्थान में एक स्टेटमेंट दे दूं कि मोर एरिया ऑफ सेमी देयर इज इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान देयर इज मोर एरिया ऑफ सेमी एरिड देन द एरिड, तो स्टेटमेंट ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सेमी एरिड कह रहे सिर्फ 74,000 किलोमीटर है और एरिड कह रहे 1,00,000 किलोमीटर है। चलो एरिड पे चलते हैं, ठीक है। तो लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो मैंने आपको बता ही दिया। राठी रीजन रहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आजो अब हम क्या करते हैं, एरिड रीजन जो हमारा होता है ना, एरिड रीजन। अब एरिड रीजन में भी प्रॉब्लम है। एरिड रीजन सारा का सारा जो 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है हमारा, वो सारा का सारा एक जैसा नहीं है। वो कुछ एरिया प्लेन भी है और कुछ एरिया में ड्यून्स भी है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो एरिड वाला एरिया है उसमें विदाउट सैंड ड्यून वाला एरिया ज़्यादा है, ड्यून समझ गए ना आप, धोरे, या फिर विद सैंड ड्यून्स वाला एरिया ज़्यादा है, ठीक है। चलो, तो हम ये जानते हैं कि एक डेजर्ट के अंदर सैंड ड्यून्स नहीं भी होते और होते भी हैं, राइट। कि भी एक डेजर्ट है जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि पूरा सैंड ड्यून्स से भरा हो या फिर कहीं पर सैंड ड्यून्स हो ही ना, तो दोनों चीजें होती हैं। लेकिन हमारा जो एरिड रीजन है जो 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का है उसके अंदर सैंड ड्यून्स का एरिया ज्यादा है, जो 58.5% है, और 41.5% हमारा क्या है, विदाउट सैंड ड्यून्स है। यानी कि हमारा सैंड ड्यून्स का एरिया ज्यादा। ये भी एक स्टेटमेंट आ सकता है, इन राजस्थान एरिड रीजन, in arid region of Rajasthan there are more sand dunes. So in arid region of Rajasthan there are more sand dunes in respect of the less sand dunes. Then obviously the desert has more sand dunes in the arid region. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सैंड ड्यून वाला एरिया हमारा ज़्यादा है, नॉन सैंड ड्यून वाला एरिया हमारा कम है। बात कर रहे हैं एरिड की, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम विदाउट सैंड ड्यून रीजन जो है हमारा राजस्थान का कौन सा है। भाई देखो यार, अब अगर यहाँ पर सैंड ड्यून्स नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पथरीला एरिया होगा ना। अगर कहीं जगह पर सैंड ड्यून्स नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, पथरीला एरिया होगा। तो पथरीला एरिया, और पथरीले एरिया को क्या कहते हैं, हरमाड़ा, ठीक है। तो हरमाड़ा यहाँ पर रॉकी डेजर्ट कहते हैं इसको बेसिकली, बस वही है। तो विदाउट सैंड ड्यून वाला एरिया 41.5% है, ज़्यादा एरिया हमारे पास सैंड ड्यून्स का। अगर हम एरिड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है कि आपको बता दो भी जो आपका एरिड वाला एरिया की आप बात कर रहे हो जिसमें सैंड ड्यून्स नहीं है, वो एरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो वो पाया जाता है भाई साहब जैसलमेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में। यानी कि अगर मैं डेजर्ट वाला एरिया ये जो हमारा सारा है इसके अंदर इतना एरिया हमारा कौन सा हो गया, एरिड का हो गया, और इतना एरिया हमारा सेमी एरिड का हो गया, राइट। अब इस सेमी इस वाले एरिया में भी हमारा एक एरिया सैंड ड्यून्स वाला है और एक एरिया विदाउट सैंड ड्यून्स वाला है। ये तो विदाउट सैंड ड्यून्स वाला हम एरिया पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं। तो जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है और साथ में हमारा बाड़मेर आता है। लेकिन आपको अंदर के क्षेत्र जरूर याद रखने, अंदर के क्षेत्र है पोखरण, पोखरण, रामगढ़ और लोधुआ। कौन कौन से, पोखरण, रामगढ़ और लोधुआ। जोधपुर में आएगा आपका फलोदी और बाड़मेर में आएगा आपका बलोत्रा।
तो मैं आपसे पूछ लूँ, अगर कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं यहाँ पे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि राजस्थान के अंदर ज़्यादा एरिड डेजर्ट है या फिर सेमी एरिड डेजर्ट है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान के अंदर ज़्यादा एरिड डेजर्ट है। एरिड डेजर्ट है। एरिड डेजर्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, सैंड ड्यून्स और विदाउट सैंड ड्यून्स। तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि राजस्थान के अंदर सैंड ड्यून्स वाला एरिया ज़्यादा है विदाउट सैंड ड्यून्स वाला, तो आप बोलोगे क्या कि हमारे पास सैंड ड्यून्स वाला एरिया ज़्यादा है। कितना है? 58.5%। विदाउट सैंड ड्यून्स कितना है? 141.5%। अगर मैं आपसे पूछ लूँ राजस्थान के एरिया में एरिड में जो सैंड ड्यून्स और विदाउट सैंड ड्यून्स वाला एरिया है, उसमें विदाउट सैंड ड्यून्स में कौन कौन क्षेत्र आता है, तो आप बोलोगे जैसलमेर आता है भाई। जैसलमेर के बाद जोधपुर आता है और जोधपुर के बाद हमारे पास बाड़मेर आता है। तो बाड़मेर में कौन सा एरिया आता है? तो बाड़मेर में भाई साहब बालोतरा आता है, जोधपुर में फलौदी आता है और जैसलमेर में रामगढ़ आता है, लोधवा आता है और पोखरण आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। विद सैंड ड्यून्स वाला एरिया हम जानते हैं, तो सेम वही बात आ गई, दोबारा क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं इसको कि अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के अंदर ज़्यादा बड़ा एरिया कौन सा एरिड और सेमी एरिड में से, तो आप बोलोगे भाई साहब बिल्कुल एरिड है, इसमें क्या सोचने की बात है। और मैं आगे चला जाऊँ थोड़ा सा, उससे पूछ लूँ कि एरिड में सैंड ड्यून है विदाउट सैंड ड्यून है, तो आप बोलोगे भाई साहब बिल्कुल सैंड ड्यून वाला एरिया ज़्यादा है, जो कि कितना है? 58.5% है। तो वही यहाँ बताया हुआ है। तो विद सैंड ड्यून वाला एरिया हमारे पास ज़्यादा है। सैंड ड्यून हमारे पास पाए जाते हैं। अब देखो सैंड ड्यून बनता कैसे यार, देखो जब विंड चलती है तो रेता उड़ा के ले जाती है, और रेता उड़ा के ले जाती है तो जमाती रहती है, 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 वो सैंड ड्यून बन जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास विद सैंड ड्यून वाला एरिया ज्यादा है। व्हेन द विंड्स डू द डिपॉजिट ऑफ सॉइल देन द फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ऑब्वियसली मैक्सिमम सैंड ड्यून आर फाउंड इन जैसलमेर, ऑल टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन जोधपुर। अब इसमें ये स्टेटमेंट काम की है। आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो सैंड ड्यून्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो उसका आंसर आएगा जैसलमेर। कहाँ आंसर आएगा? जैसलमेर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि हर प्रकार का एवरी टाइप का सैंड ड्यून्स कहाँ पाया जाता है, तो आंसर आएगा जोधपुर। अब हर प्रकार का भाई क्या मतलब है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे हमारे पास बहुत सारे प्रकार के सैंड ड्यून्स होते हैं। बरखान हमारे पास होता है, सीफ हमारे पास होता है, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं। तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं से रिपीट कर दो कि हमारे पास अगर राजस्थान में हम डेजर्ट की बात करते हैं तो दो प्रकार के एरिया में होते हैं, एरिड डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट। हमारा ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला एरिया वो हमारा एरिड डेजर्ट है, लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और हमारा जो कम क्षेत्र वाला है वो सेमी एरिड डेजर्ट है। एरिड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैंड ड्यून्स और विदाउट सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स वाला जो एरिया होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, विदाउट सैंड ड्यून्स वाला, सॉरी हाँ बिल्कुल, विदाउट सैंड ड्यून्स वाला कम होता है। अगर मैं विदाउट सैंड ड्यून्स की बात करूँ तो वो 3 एरियो में हमारे पाए जाते हैं, बेसिकली जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर बड़ोतरा, जोधपुर के अंदर फलौदी और जैसलमेर के अंदर हमारा पोखरण, रामगढ़ और लोधवा के अंदर। अगर मैं विद सैंड ड्यून वाला एरिया करूँ वो एरिड डेजर्ट में बिल्कुल ज़्यादा होता है, जो कि 58.5% है, जो हमारा जो कि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जैसलमेर में और हर प्रकार के पाए जाते हैं जोधपुर में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हर प्रकार के मैंने बोला तो प्रकार आपको पढ़ाने पड़ेंगे। चलो प्रकार बताता हूँ कौन से प्रकार के सैंड ड्यून्स होते हैं। सबसे पहले आता है बरखान सैंड ड्यून। बरखान के कुछ भी पढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये बात लो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बरखान होते हैं। क्या होते हैं? बरखान होते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है कि वहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी होती हैं, डेजर्ट में लगी होती है ना, ठीक है, झाड़ियाँ लगी होती हैं। अब ये झाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट में झाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब यहाँ से क्या है, ये रेत आ रही है, ये आई रेत, राइट। अब रेत तो अपनी उस पर चलेगी ना। अब यहाँ पर तो रेत आगे निकल जाएगी, पर क्या यहाँ से झाड़ियों से जा पाएगी? क्या नहीं जाएगी, झाड़ियों के ऊपर ऊपर जमती जाएगी। क्या जमती जाएगी? ऊपर ऊपर जमती जाएगी, ऊपर ऊपर जमती जाएगी। पर ये आम भी आ गया और ये आम भी आ गया, राइट। तो वही होता है कि जब एक ऐसा सैंड ड्यून बन जाता है इसकी एक आम यू जा रही होती है और एक आम यू जा रही होती है, तो इस सैंड ड्यून को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इस सैंड ड्यून को हम जानते हैं बरखान के नाम से। क्या नाम से? बरखान के नाम से। तो इसके अंदर ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है कि बरखान क्रिसेंट शेप में होता है, अदरक का चांद जैसा शेप में होता है। कारण यूं क्योंकि बीच में जो श्रब होती है ना, ये वाली जो श्रब है, ये वाली, ये इसको आगे नहीं जाने देती। तो जहां जहां श्रब है वहां तो ऊपर जम जाता है, एक साइड से यहाँ से आगे आया था, एक साइड से यहाँ से आगे आया था और पीछे से ऊपर जम जाता है, तो क्रिसेंट शेप बन जाती है, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी होगी, इस बरखान की जो हाइट होती है वो 10 to 20 मीटर होती है। क्या होती है? 20 मीटर। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस लगभग 100 से लेकर 200 मीटर का होता है। कितना होता है? 100 से 200 मीटर का। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है, बरखान विड्थ दोनों की 100 से 200 मीटर, हाइट 10 से 20 मीटर की, विंड चलती है, यहाँ पर श्रब्स के बीच में से कन्वेक्स शेप बना देती है, तो क्या बन जाता है? हमारा बरखान बन जाता है। वही मैंने थ्योरी लिखी हुई है, व्हेन द विंड डिपॉजिट द सॉइल इन द क्रिसेंट शेप देन द फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बरखान। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि बरखान सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बरखान आपको पाए जाएंगे शेखावटी के अंदर। अब शेखावटी में भी कहाँ पे? शेखावटी जैसे बेसिकली बनता है चूरू से, झुंझुनू से और सिक्कर से, राइट, जहाँ पर शेखावट डायनेस्टी का राज था। अब इसमें चूरू के अंदर एक गांव पड़ता है भालेरी,
तो भालेरी गांव के अंदर सबसे ज्यादा हमें क्या पाए जाते हैं, बरखान पाए जाते हैं। तो हमने पहला कौन सा पढ़ा, बरखान। बरखान कैसे बनता है कि जब बीच में श्रब्स आ जाती है तो दो साइड से इसकी निकल जाती हैं, दोनों के बीच में 100 से 200 मीटर की दूरी होती है, हाइट होती है 10 से 20 मीटर की, और डिपोजिट स्वेल करता है, डिपोजिट स्वेल करने के बाद बन जाता है शेखावटी में पाया जाता है, शेखावटी में चूरू में भालेरी के अंदर। मैं अपेक्षा करता हूँ यहाँ से आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा डायनेमिक ये होते हैं, तो सबसे ज्यादा डेजर्टिफिकेशन में कंट्रीब्यूट यही करते हैं, सब रेता सबसे ज्यादा ये फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं, रेता सबसे ज्यादा बरखानी फैलाते हैं। और इधर मैं स्टार लगा रहा तो मोस्ट डायनेमिक ड्यून, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा लिखना बरखान। ओके, अब ये ट्रांसफर्स जैसे होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए रेता यूं है, ठीक है, तो विंड्स यूं आती है ना, जब भी तो ये यूं ही बन रहा है ना, अगर इसके साथ साथ ही बन जाएगा तो पैरेलल होगा, पर इसके 90 डिग्री पे बन रहा है तो क्या होते हैं, ट्रांसफर्स। तो हमें ये याद रखना है कि बरखान सैंडविच किसके जैसे होते हैं, ट्रांसफर्स के बारे, ट्रांसफर जैसे। तो आइए ट्रांसफर सैंडविच के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो ये लो, तो ट्रांसफर सैंडविच। अब भैया जैसे कि बरखान सबसे ज्यादा डायनेमिक होता है, तो ट्रांसफर्स के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप याद रख लेना कि सबसे कम डायनेमिक होते हैं, सबसे कम डायनेमिक होते हैं। अब जिन पे यार मैं स्टार वार लगा रहा हूँ ना, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। आपको लगता है मजाक, पर पेपर में ना आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब यार वीडियो अगर कोई मेरे 9 बंदे देख रहे हैं, या 900 देख रहे हैं, या 9000 देख रहे हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचे, जिसने देखी उसको बेनिफिट मिले, मेरा तो यही मोटो है, या हमारी पूरी अकेडमी का ये मोटो है महापुता का। हमारा कोई मोटो नहीं है। अगर कोई वीडियो 9 बंदे देख रहे हैं, 900 देख रहे हैं, 9000 देख रहे हैं, जो देख रहा है उसका बेनिफिट हो रहा है, जो नहीं देख रहा उसकी धूल का किस्मत भाई, ठीक है। तो भैया 1 घंटा आपके लिए बोलता रहता हूँ, आधा घंटा जितना भी बोलता हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इसको, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और पहुंच के वो ज़्यादा से बेनिफिट उठा पाए, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपको कोई फालतू बात नहीं बता रहा, ये कर लो वो करो, ना कोई फालतू बात आपसे कर रहा हूँ। चलिए, तो ट्रांसफर्स के बारे में मानते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि बरखान सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, डायनामिक। तो सबसे कम डायनामिक कौन से होते हैं, ट्रांसफर्स। राइट एंगल पे इनकी विंड्स आती है, यही वही व्हेन द सॉइल डिपॉजिट एट द राइट एंगल ऑफ द विंड देन द फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ट्रांसफर सैंडड्यून्स। जैसे कि हमने बताया था कि जो बरखान होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो शेखावटी के चूरू के भालेरी में। वैसे ही आपसे पूछ ले कि अगर ट्रांसफर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई साहब ट्रांसफर्स हर जगह पाए जाते हैं। जैसलमेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं, अपने जोधपुर में भी पाए जाते हैं, बीकानेर में भी पाए जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो ट्रांसफर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल सैंडड्यून्स वही, अगर जैसे हवा इस प्रकार चल रही है, ठीक है, तो सैंडड्यून्स भी इसी प्रकार बनते हैं। तो ये सैंडड्यून्स कैसे हो गए, पैरेलल सैंडड्यून्स हो गए। तो इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सैंडड्यून्स कहते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या रेटिंग है मेरी यार, आ जाओ। तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर सैंडड्यून्स, जो सैंडड्यून्स पैरेलल बनते हैं, विंड के पैरेलल बनते हैं। When the soil deposit parallel to the wind, then the form structure is called the longitudinal sand dunes। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बरखान के बारे में अगर आपको पूछ ले कि बरखान कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चूरू के भालेरी गांव में पाया जाता है, राइट। वैसे अगर आपको ट्रांसफर्स के बारे में पूछ ले, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं, दोनों सेम तरीके से बनते हैं। ये मैक्सिमम डायनामिक होते हैं और ये मिनिमम डायनामिक होते हैं। तो लेकिन ये सब जगह पाए जाते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा याद मत रखना। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वो है, वो स्पेसिफिकली लूनी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लूनी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो वही बोला है, व्हेन द सॉइल डिपॉजिट पैरेलल टू द विंड देन द कौन से सैंड ड्यून्स बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। और दीज ड्यून्स आर मेनली फाउंड इन जैसलमेर, लूनी जवाई बेसिन, ये आपको ध्यान रखना है। अगले आते हैं हमारे पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। कौन से सैंड ड्यून्स, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। अब देखो यार, ये जो हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं थोड़े मोटे ना भाई, आप ये समझ लो कि बरखान के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जब हमने बरखान बनाया था, ये हमने बरखान बनाया, तो हम जानते थे कि विंड्स यहाँ से आ रही है, राइट। अब यहाँ से हमारी श्रब्स लगी हुई हैं, तभी तो ये ऊपर से जाके यूं बना, तो भी तो 2 बाजू निकली। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली हमारा, इस सैंड ड्यून्स में क्या होगा, ये सैंड ड्यून्स बनता है विंड के अपोजिट साइड। किस साइड, विंड के अपोजिट साइड। विंड आ रही है और ये बनेगा यू, ठीक है। इसकी भी 2 बाजू निकलेगी, लेकिन विंड के अपोजिट साइड बनता है, वही बात इसमें लिखी हुई है। तो पैराबोलिक सैंड ड्यून जो होते हैं आर फॉर्म्ड अपोजिट टू द बरखान, और हेयरपिन शेप सैंड ड्यून भी कहते हैं इसको। बिल्कुल हेयरपिन की शेप का होता है। देखो ये बना हुआ, खराब कर दिया मैंने, तो मिटा देता हूँ, फिर देख लेना, ठीक है। हेयरपिन शेप का बना होता है, तो इसमें विंड सामने से आके भिड़ती है, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स व्हिच आर फॉर्म्ड अपोजिट टू बरखान हेयरपिन सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड द पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। दीस सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड इन जेबीबीजे। ये भी आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले कि भी यार देखो, राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, तो उसका आंसर एक आएगा, वो नाम है भाई साहब पैराबोलिक। ये बात आप ध्यान रखना कि पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होते हैं, रिवर्स टू बरखान, कि जैसा बरखान बनता है उसको उल्टा बनता है, ठीक है। जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम बेसिकली हेयरपिन शेप भी कहते हैं।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कौन से हैं, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है सीफ सैंड ड्यून। क्या होता है सीफ सैंड ड्यून? सीफ सैंड ड्यून देखो जब ये बरखान बन रहा होता है, बरखान ये बताया था ये रिक्रप शोर पे हमारे पास, इसके बाद विंड आती है दोनों साइड से निकल गई तो बरखान बनाती है, दोनों के बीच में 100 से 200 मीटर की हाइट होगी, राइट। जब ये हमारा बरखान बन रहा होता है ना, तब विंड कभी कभी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूं आती तो दोनों बराबर भुजाएं जाती, लेकिन विंड आ गई यूं, अब यूं आ गई तो एक भुजा तो निकल गई, एक रह गई। जब एक भुजा निकल जाए बरखान के बनते बनते, तो वो क्या होता है, हमारा सीफ हो जाता है। क्या होता है, सीफ। जैसे कि हमने बताया था कि बरखान हमारा कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, वैसे ध्यान रखना सीफ हमारा क्या होता है, पैराबोलिक होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये हमारा पैरेलल बनता है। क्या बनता है, पैरेलल बनता है, क्योंकि हवा जो है वो एक साइड से आ गई, सीधी आती तो ट्रांसफर बन जाता, लेकिन यूं आ गई तो यूं आप बिल्कुल इसके साथ साथ हवा के साथ साथ चल रहा है, तो हो गया ना ये पैरेलल। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो सीफ सैंड ड्यून बरखान की फॉर्मेशन में विंड के टेढ़े होने से जब एक भुजा आगे निकल जाए या एक आर्म आगे निकल जाए, तो वो होता है हमारा सीफ सैंड ड्यून्स। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बरखान द डायरेक्शन ऑफ द विंड चेंज, द वन आर्म ऑफ द बरखान गेट्स एक्सटेंड, सीफ बन गया इससे, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल जैसे होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून जैसा कौन सा हो गया हमारा हो गया सीफ। ट्रांसफर जैसा कौन सा हो गया, बरखान। मैक्सिमम कौन सा हो गया, डायनेमिक, बरखान। मिनिमम डायनेमिक कौन सा हो गया, हमारा ट्रांसफर्स। और जो क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड पाए जाते हैं लूनी जवाई बेसिन में, और पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, पैराबोलिक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है भैया हमारा स्टार टाइप सैंड ड्यून्स, ठीक है। स्टार टाइप सैंड ड्यून जब इरेगुलर विंड चलती है, यहाँ से भी विंड आ रही है, यहाँ से विंड आ रही है, यहाँ से विंड आ रही है, यहाँ से विंड आ रही है, तो पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन एक इसके अंदर कैच है, कैच ये है कि 3 से ज़्यादा भुजाएं होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा भुजाएं, 3 से ज़्यादा भुजाएं जो होगी जब ही ये हमारा स्टार टाइप सैंड ड्यून बनेगा। क्या बनेगा, स्टार टाइप सैंड ड्यून। 3 से कम होगी तो नहीं बनेगा। दीज ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स 3 और मोर आर्म्स। दीज ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर, बीकानेर। ये भी आपको याद रखना है कि सूरतगढ़ नाम यहाँ पर आ गया। क्या आ गया, सूरतगढ़। अब तो पहले गंगानगर के साथ अब अलग से बन गया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वो भाई क्या कहते हैं अनूपगढ़ में आ गया, तो इसलिए कहते हैं नए जिलों के साथ इस फैक्ट को सही कर लेना आप। पर अभी के लिए सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, जैसलमेर में और बीकानेर में। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं। अब श्रब कॉपीज देखो यार, जब कोई मान लो बहुत सारे श्रब्स एक साथ होती है और उसके ऊपर से हवा आके चले के बना देते हो, वो तो बन जाता है देखो बरखान, राइट। लेकिन छोटी छोटी श्रब जो होती है उनके ऊपर सिर्फ एक श्रब के ऊपर बन जाए और दूसरी शब्द के ऊपर भी बन जाए, तीसरी शब्द के ऊपर भी अलग से बन जाए, तो उसको कहते हैं श्रब कॉपीज, ठीक है। स्मॉल सैंड ड्यून्स व्हिच आर फॉर्म नियर द श्रब्स एंड कॉपीज, तो उसको क्या कहते हैं हम, श्रब कॉपीज। तो ये बेसिकली जैसलमेर बीकानेर में पाए जाते हैं। कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स, एक सैंड ड्यून दूसरे से कनेक्टेड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क सैंड ड्यून्स। इसमें भी कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी से कुछ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारे एरिड डेजर्ट पूरा हो गया। क्या हो गया, एरिड डेजर्ट। क्योंकि एरिड हमने क्या करता, 1,75,000 को जब हमने डिवाइड किया तो 1 लाख तो दिए एरिड को और 75,000 दिए सेमी एरिड को। तो हमारा बड़ा एरिया कौन सा हो गया, एरिड। एरिड में 2 एरिया थे हमारे, एसडी और नॉन एसडी। नॉन एसडी हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने नाम दिया था जैसलमेर, जोधपुर और साथ में हमारा बाड़मेर। एसडी में हमने दिए थे कि भी सबसे ज़्यादा तो पाए जाते हैं जैसलमेर में, ऑल टाइप पाए जाते हैं जोधपुर में। फिर हमने पढ़ लिया कौन से, बरखान। बरखान के बाद हमने कौन सा पढ़ लिया, ट्रांसवर्स के बाद पढ़े लॉन्गिट्यूडनल, फिर पढ़ लिया पैराबोलिक, पैराबोलिक बाद सीफ, सीफ के बाद हमने पढ़ लिया श्रब कॉर्पिस, फिर पढ़ लिया नेटवर्क और पढ़ लिया हमने स्टार टाइप। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खूब पढ़ो और खूब मज़े मारो, मज़े मारना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।